प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के इस खास एपिसोड में स्वागत है दर्शकों का। और आज हमारे साथ हरियाणा के एक काफी युवा और प्रखर नेता इस मंच से जुटने जा रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो श्री कुलदीप बिश्नोई जी आज टेढ़ी बात के मंच से हैं। बिश्नोई जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों को बता दें कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता गठबंधन, मैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहता रहा हूं, वो टूट चुका है और एक नया महागठबंधन बनाने की तैयारी है। जन चेतना पार्टी के साथ हजका ने अपना गठबंधन किया है और इस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपने राजनीतिक अस्तित्व को पुनः स्थापित करने की। कुलदीप जी, बहुत बड़ा सेटबैक इस गठबंधन को समझा जाए, हजका और इवन भाजपा के लिए भी। हम तो कहते हैं कि भाजपा के लिए भी ये जो रिश्ता आपका टूटा, जिसे मैं लिव इन रिलेशनशिप हमेशा बोलता रहा हूं, लेकिन क्या आप पर्सनल तौर पर अपनी राजनीति के लिहाज से, अपनी पार्टी के लिहाज से समझते हैं कि गठबंधन होता तो ज्यादा मजबूती रहती, लेकिन अब आपको क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है और एक ऐसे आउटफिट के साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा है जो कि रिलेटिवली नई आउटफिट है, जन चेतना पार्टी, तो अपनी परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं आज? देखिए, अगर हमारा अलायंस रहता तो निस्संदेह बेहतर रहता बहुत हरियाणा के लिए, लेकिन जब अलायंस अगर टूटा है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इससे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि रूरल हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो वोटर है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है। अर्बन एरिया के अंदर हम उनसे कहीं आगे हैं। एक तो उनको ये लॉस है क्योंकि लोकसभा के अंदर भी बूथों के अंदर हमारे लोगों ने उनके बस्ते पकड़े हैं। और दूसरा, जहाँ तक सीएम कैंडिडेट्स की बात है, ना उनके पास उस लेवल का कैंडिडेट है कि जिस पे जनता विश्वास कर सके। आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर लोग देखते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा में मोदी साहब के नाम पे वोट पड़ा कि पीपल थॉट कि वो एबल प्राइम मिनिस्टर है। आई होप आगे जाके साबित भी हों। हरियाणा के अंदर लोग चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन बने, क्योंकि किसके हाथ में अपना भविष्य देंगे हम। सारा काम लीडर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ने करना होता है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, रामविलास शर्मा जी 20 साल से जमानते जब थोड़ी चुनाव जीते नहीं कभी, जो अपने हल्के के अंदर लोगों ने नकारा हुआ है 20 साल से लगातार, एक दो चुनाव हारने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कई नेता ऐसे हैं जो कोई चुनाव नहीं जीते। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर नेता किसको बनाएं जो एक्सेप्टेबल हो पब्लिक में, बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका था, मेरा और जन चेतना पार्टी का जो अलायंस हुआ, वो अलायंस बहुत फॉर्मिडेबल और स्ट्रॉन्ग अलायंस है, क्योंकि विनोद शर्मा जी एक बहुत ही कदावर नेता हैं, उनका बहुत लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। तो उनके निसंदेह हमारे साथ जुड़ने से हमारे अलायंस को, हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है और उनके एक्सपीरियंस का हमें बहुत लाभ मिलेगा। एक चीज समझ में आई है, और जितने भी बीजेपी नेताओं से इंटरेक्ट करने का मौका मुझे इसी मंच से मिला है, उन्होंने लगातार आपके फेल्योर को या आपकी जो हार हुई लोकसभा के चुनावों में, हिसार लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से, उसको एक बड़ा कारण बताया। समझा कि अगर कुलदीप बिश्नोई एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार या एक पार्टनर के रूप में बीजेपी के रूप में प्रोजेक्ट किए जा सकते थे, वो तभी संभव था अगर आप हिसार लोकसभा सीट जीतते। और बार बार आपको इस किस्म के कटाक्ष आप पर कई बीजेपी के नेताओं से होते रहेगी, आप खुद अपने चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या पार्टी को लीड करेंगे और क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, अगर हार का पैमाना ये लीडरशिप क्वालिटी है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कई प्रधानमंत्री बने नहीं पाते, क्योंकि वो पहले हारे, उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी हारी, फिर प्रधानमंत्री बनी। अरुण जेटली साहब अभी हारे हैं, वो देश के सबसे 2 अहम पोर्टफोलियो उनको मिले हैं। एंड और सारे की सारी लिस्ट कैन गो ऑन। पॉपुलैरिटी, फेस, एक्सेप्टेबिलिटी लोगों का होता है, हार जीत एक समीकरण बनता है। जैसे मेरा हिसार का इलेक्शन हुआ, मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौटाला पार्टी, प्रकाश सिंह बादल, बाबा रामदेव, सारों ने मिलके मुझे वहाँ पर हराया। फिर इन्होंने एक सीडी बनाई, चौटाला पार्टी ने, एक नकली, जिस सीडी के अंदर इन्होंने एक जाति विशेष के बारे में मेरी तरफ से मेरे आवाज़ मॉक करवा के, वो कि कुलदीप जाति विशेष के खिलाफ बोल रहा है, नफरत करता है, गंदे गंदे गाने बनवाए कि कुलदीप अपने इलाके में जाके ये सीडी चलवा रहा है। तो उस सीडी का बहुत नुकसान हुआ। मुझे पता नहीं था कि इसका इतना नुकसान होगा। उसका बहुत नुकसान हुआ। जाति विशेष मेरे खिलाफ हुई बहुत ज़्यादा हिसार पार्लियामेंट के अंदर। मुझे नहीं लगता था कि वो सीडी से कोई फ़र्क पड़ेगा, फ्रैंकली, क्योंकि मुझे लगा आज के युग में एजुकेटेड लोग हैं, वो समझ जाएंगे भाई इस टाइप की सीडी कुलदीप बिश्नोई कभी नहीं बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात रही, पॉपुलैरिटी, अगर कुलदीप बिश्नोई अच्छा नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 साल कुलदीप क्यों किया? पार्लियामेंट के पोलिंग तक भी कुलदीप कर रहे थे और पोलिंग होते। बीजेपी ने क्या आपको यूज एंड थ्रो किया? बिल्कुल, लाइक अ नैपकिन की आपकी जरूरत नहीं समझ में? 101% उन्होंने इस्तेमाल किया हमारा, और मेरे नेताओं का, मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे वोटरों का भी इस्तेमाल किया। और अभी जो उनका इतिहास रहा है, रीजनल पार्टीज को ये यूज़ करते हैं, उसके बाद उनको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन आपको ये भी चीज़ काफ़ी समय पहले समझ आ चुकी थी, या मुझे लगता है कि आप इतनी राजनीतिक क्षमता है, बुद्धिमत्ता है कि आप समझ सकते थे कि बीजेपी आपको यूज़ कर रही है। और एक ऐसा मौका भी था लोकसभा में जब विनोद शर्मा जी आपके साथ आने वाले थे, और लगभग इसी जगह पर जहाँ पर आज मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था ज्वाइंट, लेकिन उसको टॉर्पीडो कर दिया गया। सुषमा जी का एक ट्वीट आया जिसके बाद कि विनोद शर्मा जी के जो इन्वॉल्वमेंट था या इनको पार्टी में मिलाया जाना था वो रद्द किया गया। तो आप लगातार उन प्रभावों के आगे झुकते रहे, दबते रहे। क्या कारण था कि आपकी आवाज तब निकलनी शुरू हुई जब ये गठबंधन टूटा? उससे पहले आप बहुत साइलेंट थे, आपने अपने गठबंधन के बारे में कोई बयान नहीं दिए। डर रहे थे बीजेपी की बड़ी लीडरशिप से, या आपको खुद ज्यादा गर्ज था इस रिलेशनशिप को बचाने का? देखिए, मैं डर नहीं रहा था। मेरी अच्छाइयों को मेरी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था किसी तरीके से गठबंधन बना रहे, क्योंकि मैं एक अच्छी, बढ़िया और स्वच्छ सरकार देना चाहता हूं हरियाणा को। क्योंकि आप भी समझते हैं कि बीजेपी के साथ ही आपका भविष्य भी सुनहरी था। ये मानते हैं कि हजका का भविष्य भाजपा के कॉम्बिनेशन के बगैर अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, भविष्य सुनहरा तो पब्लिक ने बनाना है, परमात्मा ने बनाना है, तो किसी के साथ है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी इच्छा थी कि अलायंस रहता, और मुझे पता था कि इनकी फितरत धोखा देने की है। जो पार्टी भगवत दयाल शर्मा जी के साथ धोखा कर सकती है, जो देवीलाल जी के साथ धोखा कर सकती है, बंसीलाल जी के साथ, चौटाला के साथ, मेरे साथ, तो उस वक्त मुझे लगा कि चारों के साथ धोखा इन्होंने किया, तो मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंटेड अलायंस करना चाहिए इनके साथ, क्योंकि ताकि एक तो इन पर दबाव बना रहे, एक ही फितरत इनकी बदले किसी तरीके से। 3 साल बदल नहीं पाया। लेकिन मुझे इनकी धोखाबाजी का पता तब लगा जब विनोद शर्मा जी की, जब मैं पार्टी में ले रहा था, उस वक्त जिस प्रकार से सुषमा जी ने और इनके रामविलास शर्मा जी ने, लोगों ने विरोध किया इसका, तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन आएगा। इसका फैसला हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी करेगी, बीजेपी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप झुके, आपने उनके फिर भी मैंने सम्मान रखा गठबंधन का, क्योंकि मुझे जब अलायंस हुआ मुझे ये कहा गया कि भाई लोकसभा में हमारा इंटरेस्ट है बीजेपी का, विधानसभा में कुलदीप जी आपका इंटरेस्ट है। गडकरी साहब ने मुझे कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्रभारी थे, उन्होंने कहा, सब नेताओं ने कहा। तो मैं इस बात के लिए चुप हो गया। मैंने कहा चलो, लोकसभा में मेरा वादा था, जबान दी हुई थी, आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप कहें कुलदीप बिश्नोई करेगा, जो कुलदीप बिश्नोई चाहेगा वो होगा। मैंने वादा निभाया, जबान निभाई, लेकिन वो उन्होंने धोखा दिया मेरे को। कुलदीप बिश्नोई जी, मैं आपको अगर एक राजनेता के रूप में देखूं तो मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई ऐसा राजनेता है जो कि या तो राजनीति को समझ नहीं पा रहा, या उन नेताओं को समझ नहीं पा रहा, यो चाहे मौका परस्ती हो या फिर राजनीतिक चालाकी हो, उसकी वजह से आप धोखा खाने वाले नेताओं की श्रेणी में शुमार है। 2009 से आपने धोखा खाना शुरू हुआ। किस तरीके से हरियाणा जनहित कांग्रेस ने उस वक्त आपके 5 जो विधायक थे और पार्टियों के साथ जा मिले, आप उनको नहीं संभाल सके। एक निजी मेरा आरोप है आपके ऊपर कि क्या कुलदीप बिश्नोई अपने कुंदवे को संभाल नहीं पाता? क्या कारण है कि उसके नेता और साथ चले जाते हैं? अपने गठबंधन की क्या सुर तेवर या आने वाले समय में दिशा होती है वो समझ नहीं पाता। आपके विधायक आपके साथ नहीं रह पाए, आप उनको नहीं संभाल पाए, आप गठबंधन पार्टनर को नहीं संभाल पाए, या वो आपके साथ धोखा कर गया, आप आज मलाल है। तो क्या कारण है कि कुलदीप बिश्नोई लगातार धोखे पे धोखा खा रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले कि आपने कहा कि नेता संभाल नहीं पाया मैं। मुझे हरियाणा के इतिहास में एक लीडर बता दीजिए नेता आपने संभाल पाया हो। चौधरी देवीलाल जी के 1982 में सारे एमएलए भाग गए थे। चौधरी बंसीलाल जी के 1993 में सारे एमएलए भाग गए थे। मायावती के 4 एमएलए थे, राजस्थान में चारों भाग गए थे। तो मौका परस्त लोग होते। क्या मायावती जी को पॉलिटिक्स नहीं आती? क्या देवीलाल जी को पॉलिटिक्स नहीं आती? क्या बंसीलाल जी को पॉलिटिक्स नहीं आती? तो मौका परस्ती में उनके ही भागे, मेरे लोग भी भागे, इसलिए हम बुरे नहीं हुए, भागने वाले बुरे होते हैं। और दूसरा अलायंस का भी आपने कहा। आपसे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के सुपुत्र, और भजनलाल जी विधायकों को संभालने और इधर उधर करने में बहुत माहिर थे, और उनकी जो महारत थी उसका लगता है कि आपको आयोटा भी नहीं मिल पाया, या आप वो क्षमता। देखिए, चौधरी भजनलाल जी के साथ मेरी तुलना करना मेरे साथ अन्याय है, क्योंकि वो एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी थे। और उन्हें अपने विधायकों को कुंदवे को संभालना भी आता था, और औरों के कुंदवे को भी संभाल लेते थे। वो तो रातों रात पार्टियां। देखिए, ही वाज अ पीएचडी इन पॉलिटिक्स, और मैं पीएचडी डिग्री अभी धीरे धीरे उस और बढ़ रहा हूं हासिल करने में। लेना चाहिए था उनसे कुछ गुण, क्योंकि अगर ये होता तो शायद 2009 में आपकी निर्णायक भूमिका आज पिछले 5 साल में आपकी रही होती, क्योंकि अगर आपके विधायक नाम आते। तो मुद्दा यही है कि एक राजनेता को अन्य क्षमताएं हैं, आप में आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आपके पास अच्छे इश्यूज हैं, एजेंडा है, ये सब आप में पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन एक जो पॉलिटिकल मैनूवरेबिलिटी होती है, या एक राजनीतिक कुंदबे को संभालने की क्षमता कहूंगा, या एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को लीड करने की क्षमता, उस पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, जिसे आपको ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता तो मेरे अंदर है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में सबसे ज्यादा मेरा कार्डर बेस आज नंबर 1 पे, बेटर देन इवन ओम प्रकाश चौटाला। आई विल एक्सेप्टेड दैट ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का कार्डर बहुत मजबूत है, कार्डर बेस बहुत मजबूत बेस है। और आज मैं दावे से, फख्र से कह सकता हूँ मेरा कार्डर बेस उनसे कहीं बेहतर है आज। लेकिन जहाँ तक एमएलए भागने का, मैंने आपको बताया कि एमएलए जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो सिद्धांतों पर बहुत कम लोग खड़े रह पाते हैं।
मायावती जी के भागे, तो ऐसे मौके पे मैं भी भाग सकता था। बजाय इसके कि मेरी अप्रिसिएशन होती, कुलदीप बिका नहीं, कुलदीप झुका नहीं, मेरे ऊपर लांछन लगा दिया कि विधायक रोके नहीं गए, आप लोग रोके नहीं गए आपसे। अब कोई आदमी बिक जाए तो कुलदीप बिश्नोई कैसे रोक सकता है? ये भी कहा जाता है कि विधायक तो शायद रुकना चाहते भी थे, लेकिन एक्सेसिबिलिटी, ये भी आपके पर्सनालिटी के साथ इशू है कि कुलदीप बिश्नोई एक्सेसिबल ज्यादा नहीं है, अपने नेताओं के लिए एक्सेसिबल है, वर्करों की तो बात दूर की है। क्या सत्य है कि आपके नेता आपको अप्रोच नहीं कर पाते? यही कारण था कि 2009 में कुछ विधायक जो आप रोक भी सकते थे, शायद बेटर एक्सेस ना। देखिए, सारे के जहाँ तक आपने कहा कि एक्सेसिबिलिटी के आरोप लगते हैं मेरे पे, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, बेदाग छवि का आदमी हूँ। मेरे ऊपर किसी पुलिस, किसी थाने में आज तक कोई करप्शन का कोई और केस लगा नहीं, बड़ा सीधा साधा पारिवारिक आदमी हूँ मैं। तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए मेरे विपक्ष वालों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये भरपांक बातें हैं कि भाई मिलता नहीं है, एरोगेंट है, ये है, वो ये बातें वो करते हैं, बिकॉज और मेरे खिलाफ बोलने कुछ है नहीं। और जहाँ तक एमएलए की आप बात कर रहे हैं, 18 दिन तक लगातार मेरे एमएलए यहीं मेरे घर में ही थे, सारा दिन हम इकट्ठे रहते थे। जिस दिन भागे हैं उससे एक रात पहले अपने आप रेडिसन से गायब हो गए वो लोग। हम सुबह से शाम तक इकट्ठे, सारे फैसले इकट्ठे लेते थे। जो हमारी बातचीत चल रही थी कि भाई जो कांग्रेस पार्टी से मेरी बात चल रही थी कि भाई मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है और ना मैं किसी को मंत्री बनाना चाहता, अब समान विकास समान रोजगार एक कानून पारित कर दो विधानसभा में, हम बिना शर्त समर्थन कर देंगे। तो मैं तो अपने लिए कुछ मांग भी नहीं रहा था, उन लोगों ने अपना सौदा कर लिया और वो आज मलाई खा के बैठे हुए हैं। काफी से दुखद नहीं मानेंगे, त्रासदी मानेंगे कि 5 साल और अदालतों में केस चलते रहे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हमारे देश में हालांकि दल बदल कानून बहुत सख्त है, लेकिन डिस्पाइट दैट विधानसभा में कोई रिलीफ नहीं आया। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भाई 5 साल से जिन लोगों ने डिफेक्शन किया है, और डिफेक्शन लॉ बिल्कुल क्लियर है, तो 5 साल तक कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही है, तो उस बात का पर्पस डिफीट हो गया। अगर फैसला कोर्ट कर भी देगी तो पर्पस डिफीट हो गया ना। जो जिस पर्पस के लिए हम करें, लोगों के साथ वोट लेके धोखा किया, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, उनको तुरंत सबक सिखाना चाहिए था कि आइंदा एक प्रेसिडेंट बने कि दोबारा कोई धोखे ना दे पाए। चलिए छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। बिश्नोई साहब के साथ हमारी बातचीत जारी है और इनकी पार्टी ने अपना चुनाव मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। इनकी पार्टी का क्या एजेंडा रहने वाला है, जन चेतना पार्टी के साथ मिलकर क्या ये बदलाव हरियाणा की राजनीति में उस पैराडाइम में लाना चाहते हैं, उन पे बातचीत जारी रहेगी। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ टेढ़ी बात के मंच से जुड़े रहें। बातचीत जारी है टेढ़ी बात में। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई साहब हैं। कुलदीप जी, आपने पिछले सेगमेंट में कहा था कि कुछ सीढ़ियां दुष्प्रचार के माध्यम से कुछ पार्टियों ने आपके संदर्भ में जारी की। आपकी एक परसेप्शन है कि एक नॉन जाट जो वोटर बेस है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उस पोलराइजेशन के मकसद से हरियाणा जनहित कांग्रेस का जन्म हुआ और शायद इसी चीज की लिवरेज लेने के लिए भाजपा जैसे दल आपके साथ है। समझ में आ रहा था कि शायद जाट वोट बैंक कुछ पार्टी विशेष, जिनमें कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख है, उनको ज्यादा जा रहा है, तो नॉन जाट वोट बैंक और एक सेंटीमेंट शायद उस वक्त बना था 2009-2011 के दौर में, जबकि आपकी पार्टी की एक वजूद होंद में आया था, अस्तित्व बना था। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार था आपके खिलाफ। लेकिन ये बात तो सत्य है कि लोगों की परसेप्शन में कुलदीप बिश्नोई आज एक नॉन जाट फेस है, और एक कितना बड़ा नॉन जाट फेस जो कि शायद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार है, और शायद पूरे हरियाणा में ऐसी तुलना नहीं की जा सकती। तो आप अपने आप को ये तो मानते हैं कि आप नॉन जाट वोट बैंक को ही केटर करने वाली पार्टी हैं? देखिए, मैं जात पात में विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूं, और मेरे को नॉन जाट फेस सब मानते हैं, ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। प्रो नॉन जाट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं एंटी जाट हूं। मेरे लिए प्रो नॉन जाट की वही, कुछ लोग काफ़ी टाइम से दुखी हैं रोज़गार के मामले में और के मामले में, अगर उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं कह रहा हूँ समान रोज़गार मिले, तो समान रोज़गार हिसार में या भिवानी में या रेवाड़ी में या फरीदाबाद या और इलाकों में, आउट ऑफ रोहतक, तो उसमें जाट भी तो आता है। अगर मैं कह रहा हूँ समान विकास हो भरा में, उसमें जाटों का इलाका भी तो आता है। तो मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी सीढ़ियाँ बना के लोकदल के लोगों ने ये दुष्प्रचार किया है। लेकिन ये बात आपने अच्छा कहा कि नॉन जाट लोग मुझे अपना चेहरा मानते हैं, तो ये मेरे लिए गौरव और फ़ख्र की बात है, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी को पहले चेहरा मानते थे, उनके बाद शायद लोगों को मुझ पर विश्वास है कि शायद जो अन्याय भेदभाव 18 साल से इनके साथ हो रहा है, वो कुलदीप बिश्नोई उनके साथ न्याय कर सकता है। लेकिन आपका मजबूती, आपकी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, वो तो नॉन जाट वोटों से ही आती है। मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ ईमानदारी और सिद्धांतवाद है, जात पात नहीं है। इस वक्त आपका मुख्य निशाना हरियाणा की राजनीति में कौन है? आप उस कांग्रेस को निशाना बनाएंगे, मानते हैं, जो कि जिसपे आप 4 या 5 साल जहर उगलते आए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कई तरीके से मार मारी। चौधरी भुवन सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, पहले आपके विधायक उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ मिला लिए, उसके बाद
4 या 5 साल तक इस केस का फैसला ना हो पाना, आज आपकी लड़ाई मुख्य उनसे है या फिर उस पार्टनर से जो कि हाल में आपके लिव इन रिलेशनशिप को तोड़कर अलग हुआ है? देखिए, मैं जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है वो लोगों को एजुकेट करना है कि भाई आपको अपना भविष्य संवारना है तो अच्छे और ईमानदार आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री का चेहरा देख के आपको वोट देना चाहिए, ना कि कैंडिडेट का। और उसमें कंपैरिजन में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, कांग्रेस पार्टी जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले दिए, कंपैरिजन लोग करें ओम प्रकाश चौटाला पार्टी जिन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिस वजह से उनको सजा हुई कोर्ट के थ्रू, और कितने ही भ्रष्टाचार के मुकदमे और चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वो सत्ता देना चाहती है। या भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जो धोखेबाज पार्टी है, अनट्रस्टवर्दी पार्टी है, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, LK आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को ख़त्म कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, वो आम आदमी के साथ धोखा करने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। या फिर वो मेरे संघर्ष को और मेरी ईमानदारी को आशीर्वाद देंगे। ये एजुकेट करना मेरे लिए चैलेंज है। मुकाबला मेरा इसी चीज़ से है कि लोगों को एजुकेट करना है। और मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को ईमानदार मुख्यमंत्री को वोट देना चाहिए। देखकर मुझसे बेहतर कोई ईमानदार है तो उसको वोट दें, लेकिन अपना भविष्य एक ईमानदार आदमी के हाथ में हरियाणा की जनता को देना चाहिए। लेकिन कुलदीप, जब आप ये बात करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, या मुझे एक ईमानदार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जनता देखे, आप ये चाहते हैं, लोगों से उम्मीद है आपकी। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि जब आप ऐसी बात करते हो कि आपको लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और ये त्रासदी आज हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम की है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। और लोकदल को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन किस्म की लीडरशिप है, वहाँ पर चौटाला साहब जो कहते हैं वही होता है। अब हरियाणा कांग्रेस में भी लगभग यही आक्षेप लग रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक हुड्डा कांग्रेस बन के रह गई है। आपकी पार्टी या आपकी पार्टी में भी कुछ चेहरे, यानी कि आप हैं, कुलदीप बिश्नोई के बाद कोई सेकंड लाइन ऑफ कमांड नहीं है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, और अभी भी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद मुझे दीजिए या मुझे उस उम्मीदवार के रूप में देखिए। तो लोग क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स को देखें, उनकी पार्टी और उनकी सेकंड लाइन ऑफ कमांड क्या है, वो लीडरशिप क्या दे पा रहे हैं? आज लीडरशिप के नाम पर आप कहना, कुलदीप बिश्नोई के बाद आपका शायद पहला और आखिरी नाम पार्टी का वही है, उसके बाद तो सिर्फ वर्करों की सूची शुरू होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्कर बैकबोन होता है पार्टी की, वर्करों की फौज है। अच्छी बात है, मेरी पार्टी में एक से एक बढ़िया लीडर हैं। आई कैन नेम मैंने, आज मेरी पार्टी में 42 बड़े चेहरे नहीं है, बड़े चेहरे जिनको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया हो, क्योंकि हर पार्टी में है, कांग्रेस में है, लोकदल में भी है, भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज्यादा है। खैर, देखिए, मेरी पार्टी के अंदर भी 42 एक्स MP, एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA हैं, अच्छे कद के। मैं एक दो का नाम लूंगा तो अन्याय होगा उनके साथ। पहली बात तो ये, दूसरा लेकिन कम है। आपका कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा जनहित कांग्रेस फॉर अस मींस कुलदीप बिश्नोई। नहीं, ऐसा है क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मैं हूं। और जैसा अभी आपने कहा कि भाई सेकंड थर्ड रंग के लीडर की कमी है, जो मैं इस बात से मैं खिलाफ हूँ, कि बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने कहा, 42 एक्स मंत्री, एक्स MLA, एक्स MP मेरी पार्टी के अंदर है। दूसरा, मुख्यमंत्री है जो स्टेट को चलाएगा, तो लोगों को तो चेहरा एक ही देखना है ना। उधर हुड्डा को देखिए, उधर चौटाला को देखिए। अब बीजेपी में कोई चेहरा है ही नहीं। अब बीजेपी की फितरत को देखिए और हमारा चेहरा देखिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हेड ऑफ द स्टेट है जो भविष्य बनाता है प्रदेश की जनता का। तो अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, प्रदेश का भविष्य, वो किसके हाथ में देना चाहते हैं, वो एक आदमी के ऊपर ही फैसला करेगी ना जनता। इसलिए मैंने कहा कि लोगों को हमारे में से एक का चुनाव करना है। आपका चुनावी एजेंडा, मैं आपके मैनिफेस्टो पे आता हूँ। आपने मैनिफेस्टो रिलीज किया, उसमें कई बातें की। मेन फोकस आप क्या मानते हैं? आप क्या देना चाहते हैं? 21% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक धुरा क्या है, एक पॉइंट क्या, सिंगुलर पॉइंट, पिवट क्या है आपके? हाँ, देखिए, वो सारी चीज़ का निचोड़ कि मैं अगर 79 संकल्प जो मैंने लिए, अगर मैं किसी 1 या 2 या 5 या 10 का जिक्र करूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए पॉइंट 1 से पॉइंट 79 सेम है, सारे पॉइंट सेम है। लेकिन सारे का निचोड़ ये है कि एक जवाबदेह सरकार और एक ईमानदार सरकार मैं देना चाहता हूँ, जिसमें समान विकास और समान रोजगार। मेरा संकल्प पत्र की हेडिंग भी हमने दी, समान विकास, समान रोजगार, जवाबदेह और ईमानदार सरकार। तो वो उस चीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मैंने संकल्प पत्र सिर्फ घर बैठ के, ड्राइंग रूम बैठ के हम लोगों ने तैयार नहीं किया है, बाकायदा हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने रूपरेखा बनाई। लेकिन जो मेरा 9 साल का संघर्ष रहा है, चाहे रथ यात्रा है, ट्रैक्टर यात्रा है, कुलदीप चले चौपाल कार्यक्रम है, या और कार्यक्रम हमने किए हैं, या मेरा लोगों से संवाद रहा है मेरा या मेरे नेताओं का, उनका एक निचोड़ मैंने रखा है, जिसमें सारी जातियाँ, सारा इलाके, सारे इशूज़ जो मैं समझता हूँ एक उन्नत हरियाणा के लिए होने चाहिए और जो डुएबल हो। मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, झूठे वादे किए हैं कुलदीप। फ्री भी जिसे बोलते हैं, हाँ, वो बिल्कुल नहीं है। मेरे 79 संकल्प जो हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट कुलदीप बिश्नोई करके दिखाएगा। और मैंने इसलिए इतना बढ़िया मैनिफेस्टो और सच्चा मैनिफेस्टो बनाया, क्योंकि मेरी लंबी पॉलिटिक्स है। अगर आज कुलदीप बिश्नोई मैनिफेस्टो में झूठे वादे कर देगा तो भी मैं तो, उम्र मेरी 46 साल की है,
अगली बार और चुनाव लड़ने फिर और लोगों के बीच में कैसे जाऊंगा मैं? जो है कि यार कुलदीप कह दे कि भाई पिछली बार भी आपने वादे किए थे, पूरे नहीं किए, आज फिर झूठ बोलने हमारे बीच में आ गए। मैं वापस थोड़ा सा आपके गठबंधन के टूटने के कारणों में दोबारा इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि आपने जब ये मैनिफेस्टो जारी किया तो मैनिफेस्टो उसी दिन जारी किया गया जिससे एक दिन पहले आपने ऐलान किया था कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। और पहली बात, गठबंधन तोड़ने की नौबत क्यों आई, आपको क्यों ये अनाउंस करना पड़ा, बीजेपी क्यों अनाउंस नहीं कर पाई? लेकिन क्या कारण था? आप तैयार बैठे थे, आपको एंटीसिपेशन था, पूरी तैयारी थी, मैनिफेस्टो बन रखा था, आपने इधर अनाउंस किया और अगले दिन महज 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आपने मैनिफेस्टो की घोषणा कर दी। तो क्या क्या कारण था कि जब बीजेपी मोदी सेंट्रिक ज्यादा हुई, क्या वो एक पतन का समय था आपके गठबंधन के लिए? आपके गठबंधन के रिलेशन क्या उस वक्त टूटने शुरू हुए या इसके बीज पहले बोए जा चुके? देखिए, बीज तो जब विनोद शर्मा जी का, फिर चंद्रमोहन जी का, फिर करनाल सीट का छीनना तीनों, वहीं से मुझे अंदेशा हो गया था कि ये विधानसभा के अंदर पहले वाली फितरत रखेंगे। और उसके बाद फिर मोदी साहब की रैली कैंसिल होना, अरुण जेटली साहब की रैली कैंसिल होना, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से बड़ा नेता खुलेआम ओम प्रकाश चौटाला के पोते का समर्थन कर रहे हैं, उनकी स्टेज पे दिख रहे हैं उनके नेता के परिवार के लोग, तो साफ दिख रहा था मुझे। तो इस एंटीसिपेशन को देखते हुए दब किस चीज़ से रहे थे? नहीं, मेरा प्रयास, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा चर्चा के शुरू में, कि मेरा प्रयास था कि इनकी सोच को बदला जाए कम से, क्योंकि जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री अलायंस था कि अलायंस रहना चाहिए, दोनों के हित में है और प्रदेश हित में है। शायद मैं इनकी फितरत, क्योंकि सरकार मैंने चलानी थी, ये चाहे धोखेबाज प्रवृत्ति के रहें पर हेड ऑफ द स्टेट तो मैं रहूँगा, विकास तो मैंने करना है प्रदेश का, 1 और 1 11 होता है। तो इन्होंने हालात ऐसे बना दिए। अमित शाह साहब जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एक बात तो मैंने कही जी, मैंने हर पल वादा निभाया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने पल पल आपके साथ वादे निभाए हैं, सीट ले ली, विनोद शर्मा जी का नहीं हुआ, चंद्रमोहन जी का अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, जनता का अपमान हुआ, मानता रहा हूँ मैं। आज आपका जो वादा था पूरा करिए, पहला। दूसरा, मैंने कहा कि मैं उस स्टेज पे नहीं जाऊंगा जिस स्टेज के ऊपर आज आप कांग्रेस के भ्रष्ट लोग और ओम प्रकाश चौटाला गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। क्योंकि आपकी सरकार में फिर चौटाला और कांग्रेस की सरकार में क्या फ़र्क रहेगा? आप कहते हैं कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, उनको आप शामिल कर रहे हो, आप कहते हैं चौटाला के नेता गुंडे हैं, आप उनको शामिल करते आ रहे हो, तो आपके और उनकी सरकारों में क्या? कुलदीप बिश्नोई अपनी ईमानदारी आप ऐसे गुंडे बदमाशों के लिए खराब नहीं करेगा, चाहे सरकार बने ना बने। मैं सिद्धांत बीजेपी का भी इतना तो अधिकार बनता है कि नेताओं को अपने साथ मिला सकते हैं। वो कहेंगे अगर कुलदीप बिश्नोई अपने नेताओं को संभाल नहीं सकते तो हमें मिलाने से तो ना कम से कम रोकें। वो ठीक है कि आपका छवि पे सवाल वाजिब है, जायज है। संभालने के अलावा ये होना चाहिए कुलदीप बिश्नोई बिके नहीं, वो एक बेटर वर्ड रहा है, वो मेरे लोग बिक के चले गए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को ले रही है उनकी आप इतिहास उठा के देखिए, मेरी पार्टी के नेताओं का इतिहास उठा के देखिए, उनकी पार्टी के नेताओं के मेजॉरिटी लगाओ नेताओं के ऊपर दुनिया जहान के केस चल रहे हैं अभी तक। उनको अगर एमएलए की टिकट दे देंगे, उनसे ईमानदारी की उम्मीद करेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता। तो मैंने अमित शाह साहब को साफ कहा, जब मैं अभी चर्चा कर रहा था, कि इन नेताओं को अगर आप टिकट देंगे तो कुलदीप बिश्नोई का समर्थन नहीं कर सकता है, पहली बात। और दूसरा प्रश्न आपका इसके अंदर मैनिफेस्टो का आपने पूछा कि मैनिफेस्टो आपने हर दिन जारी कर दिया। हाँ, वो हुआ क्या, हमने जब हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले भी, तभी हमने ये कहा था कि जब विधानसभा के चुनाव के समय कम होगा तो हम अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, बीजेपी अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करे, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें दोनों मैनिफेस्टो के बेस्ट पॉइंट्स डाल के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के बीच में लेके जाएंगे। तो वी वर रेडी विद आवर मैनिफेस्टो, बट वी सेंट इट फॉर प्रिंटिंग ऑन 27th इवनिंग। 27 तारीख की शाम को, मैंने 28 तारीख को सुबह तोड़ना ही था, और फिर हमने कहा कि मैं 29 तारीख, समय कम है इलेक्शन, हमें अंदेशा था कि 1 तारीख को इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, तो हमने कहा कि भाई प्रिंटिंग में 27 तारीख की शाम को गया है। क्योंकि जैसा आपने देखा कि मैंने चंडीगढ़ मैनिफेस्टो इंग्लिश में पढ़ा है, क्योंकि हिंदी का प्रिंट होके नहीं आ पाया, क्योंकि हमने 27 तारीख की रात को प्रिंट पे दिया है, उसने पहले इंग्लिश का प्रिंट कर दिया, तो और वो भी 29 तारीख को सुबह 8 बजे पहुंचा मेरे पास। दैट इज़ वाई चंडीगढ़ में मैंने मैनिफेस्टो इंग्लिश में पढ़ा कि हिंदी का प्रिंट होकर नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई तैयारी कर रखी थी या कुछ है, बिकॉज जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे हालात से आदमी को बदलना पड़ता है। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या मूल कंटेंशन जो था रिश्ता टूटने का, वो ये फैक्टर थे या सीटों की शेयरिंग का था? क्योंकि ये समझ में आता कि कुलदीप बिश्नोई शायद 25 से 35 सीटों के बीच में तैयार हो गए थे, लेकिन इतना भी बीजेपी देना नहीं। देखिए, मैं किसी सूरत में हरियाणा जनित कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कमजोर नहीं है, हम बहुत आगे हैं उनसे रीजनल लेवल पे। लेकिन अब नेशनल, उनका कद जो नेशनल में बड़ा है, वही मैं कह रहा हूँ, नेशनल मान नहीं रहे थे। हाँ जी, नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी मुझसे कहीं बड़ी है, इसमें कोई डिबेट भी नहीं कर सकता है। दे आर वेरी बिग, हम छोटे लोग हैं, छोटा प्रदेश है हमारा, लेकिन प्रदेश सत्र पे मैं बीजेपी से कहीं बड़ा हूँ। रीजनल पार्टी ऑलवेज बिग। तो टूटने का जो कारण रहा, टूटने का जो दोनों के दोनों हारे, वो बार बार ये भी कहते हैं ना कि हमने तो 8 सांसद लड़वाए और 7 जीते, तो बीजेपी का कद। देखिए, अगर जीतने हारने का पैमाना रखता तो एग्रीमेंट
कैबिनेट में कहीं लिखना चाहिए था कि भाई लोकसभा के चुनाव के बाद के नतीजों पर फैसला होगा। तो मैं कहता भाई जब 2.5 साल चीफ मिनिस्टर है, 45 सीटें विधानसभा में, तो 5-5 करेंगे ना लोकसभा में, 8-2 क्यों करेंगे हम? गिव मी अ रीज़न टू परफॉर्म। और मैं आज फिर चैलेंज करता हूँ, उनको बीजेपी को वोट सिर्फ मोदी के नाम के नहीं मिले हैं, निसंदेह उनकी मोदी साहब की हवा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट लोगों ने हज भाजपा गठबंधन को दिया है। अगर वो समझते हैं कि उनके नाम पे वोट पड़े थे तो सातों के सातों एमपी रिजाइन करें और मैदान में आए। हरियाणा प्रदेश की जनता बता देगी कि वोट सिर्फ उनको मिले थे या हमारे अलायंस को मिले थे। और दूसरा प्रश्न आपका टूटने का था, क्या कारण बने, मोदी वेव थी या क्या थी? देखिए मोदी वेव नेशनल लेवल पे थी, कोई नहीं, राय नहीं। टूटने का मैं कहा कि मोदी सेंट्रिक जब पॉलिटिक्स बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर हावी हुई तब आपके गठबंधन का पतन शुरू हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई नेता विशेष रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कुछ नेता इस अलायंस को फोर्ज करने में किनकी भूमिका रही होगी। अब जब टूटता हुआ देखा नेतृत्व ने, तो तब भी कुछ नेताओं का वजूद या देखिए उनका जो मानसिकता थी वो, जैसे पहले मैंने अभी आपसे कहा कि लोकसभा की टिकटों के टाइम पे ही शुरू हो गई थी, विनोद शर्मा जी का, करनाल सीट का, चंद्रमोहन जी का वगैरह। तो अब इनका जो स्वार्थ था सिद्ध हो गया, मेरा इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे वोटरों का। तब अपना मौका अपनी सिद्ध हो गया इनका जो सिस्टम था। अब इन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दिए इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद भी। तो उन्होंने एक ऐसे हालात पैदा किए, जिस आदमी के नाम पे आप वोट ले रहे हैं, जिस आदमी को आप कह रहे हैं अगला मुख्यमंत्री बनेगा, अडवाणी साहब, मोदी साहब ने कहा, अरुण जेटली साहब ने कहा, सुषमा जी ने कहा, राजनाथ जी ने कहा, और सारे स्टेट के लीडर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या क्या कि इन्होंने वोट ले लिए लोगों से। आज वही लोग इसके बाद मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अब ऐसे शब्दों का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो मेरे बारे में इन लोगों ने इस्तेमाल किए, इनके जो नेता स्टेट लेवल के हैं। तो इन्होंने एक हालात ऐसे पैदा कर दिए, जैसे भी आपने भी कहा कि आप झुके हुए क्यों लग रहे थे। मेरी अच्छाइयों को लोगों ने झुकावा समझा, फिर कार्यकर्ताओं का और नेताओं का दबाव बना। 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कवर कर चुका हूँ अभी तक, बिटवीन आफ्टर द पार्लियामेंट रिजल्ट 31 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो पब्लिक की पॉपुलर डिमांड थी कि भाई लोग, ये धोखापरस्त लोग हैं, ये आके मौकापरस्त लोग हैं, धोखापरस्त लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, आप इनके साथ लगे रहोगे तो आखिर में करनाल सीट की तरह आपके साथ फिर धोखा करेंगे ये। तो आपको इनसे जल्दी दूर होना चाहिए। हम इनका घमंड राजा रावण का भी नहीं रहा, बीजेपी का घमंड हम तोड़ेंगे। ये पब्लिक की पॉपुलर डिमांड थी और मेरे नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी थी। तो हालात उन्होंने पैदा किए। लेकिन आपने काफी देर वेट किया कि बीजेपी पूरी गठबंधन, नहीं ऐसा नहीं था। मैं कभी भी सोच रहे थे कि वो अपनी तरफ से अनाउंस करें। मेरी पॉलिटिक्स बड़ी साफ और स्वच्छ है, ना मुझे ड्रामे आते, ना मैं ऐसे कोई काम करता हूँ। मैं आई वाज नॉट वेटिंग फॉर देम टू, उनके तोड़ने का मैं इंतजार नहीं कर रहा था। मैं प्रयास कर रहा था कि रुका रहे अलायंस किसी तरीके से। मैंने बार बार पत्र भी लिखे अमित शाह साहब को, मिलने का भी समय मांगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी से भी मैंने मीटिंग बुलाई, इनके नेताओं को मैं खुद मिला हूँ, चाहे वो रामविलास शर्मा जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, सबको मैं खुद मिला हूँ जाके। मैंने बात भी करी, मैंने कहा अलायंस रखना, अपने वादे पूरे करो भाई, जबान पूरी आनी चाहिए आप सबकी, हमें एक बढ़िया सरकार देनी है। तो लेकिन इनके नेता खुद कह रहे हैं अलायंस टूटा पड़ा, कुलदीप समझ नहीं रहा, अखबारों में आया, टेलीविजनों में आया, कुलदीप समझ नहीं रहा, हमारे साथ टूटा हुआ अलायंस है। तो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर द अलायंस टू ब्रेक। हमारा सिंपल एक चीज़ थी कि भाई अलायंस बना रहे और किसी तरीके से अच्छी सरकार दे सके। चलिए, कुछ और सवाल हैं मेरे जो बचे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद टेढ़ी बात में कुलदीप बिश्नोई साहब के साथ वो सवाल और इनके जवाब लेकर हाजिर फिर होंगे। ब्रेक के बाद जारी है कुलदीप बिश्नोई जी के साथ हमारी टेढ़ी बात है। और इस वक्त हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन टूटने और जनचेतना पार्टी के साथ इनका गठबंधन होने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा जारी है। कुलदीप जी, आपने पिछले सेगमेंट में एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो कि भाजपा के संदर्भ में किया था। लेकिन जनचेतना पार्टी का मैनिफेस्टो आपसे 2 दिन बाद आता है, आपका मैनिफेस्टो 2 दिन पहले आ जाता है। दोनों के मैनिफेस्टो में अलग अलग चीजें हैं। आप महिलाओं के लिए 21% की बात कर रहे हैं, वो 33% की बात कर रहे हैं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप अपने जो इस महागठबंधन की तैयारी में उन पार्टनर्स के साथ भी नहीं बना पाए हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि आप जो भी अलायंस करते हैं उसमें बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले सेट नहीं करते हैं और हेड बैंक कूद जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, चाहे भाजपा था, उसके बाद लगातार इतनी घटनाएं हुई भाजपा के बाद, फिर भी शायद आपको लगा कि नहीं थोड़ा और निभाएं। लेकिन क्या यही कारण है अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटल ना कर पाना? आज आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनचेतना पार्टी के साथ नहीं मिला है और लग रहा है कि ये मजबूरी में और जल्दबाजी में किया गया अलायंस है, ना कि सोच समझ के बात किया गया। देखिए, जहाँ तक हमने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं कर पाते हैं, वो बात थोड़ी मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा तो डॉक्यूमेंटेड अलायंस था, रिटर्न अलायंस था, टर्म्स एंड कंडीशन सेट थी।
कि भाई 8-2 सीटें उनकी है, 45-45 हमारी, 2.5 साल है, पहले 2.5 साल कुलदीप चीफ मिनिस्टर, दूसरे 2.5 साल इनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके रहेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन तो बढ़िया सेटल हम करते हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमेशा इकट्ठे मिल बैठ के बनता है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो तैयार था, उनका मैनिफेस्टो विनोद शर्मा जी का तैयार था, हमने मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिया है दोनों पार्टीज़ में, लेकिन मैनिफेस्टो दोनों में कोई ऐसा नहीं है जो मैनिफेस्टो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम ना डाल सकें। नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ ये आ रहा है नहीं, जैसे आपने कहा 21% और 33% महिलाओं की बात है, तो जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो वी कैन डू 33%। इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। मेरी कोई ईगो नहीं है इसमें। अगर महिलाओं के लिए हम तरक्की की लोगों में प्रभाव ये जा रहा है कि जल्दबाजी में गया, सौदेबाजी करने, चलो कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, नॉन जाट एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट है जिसको केटर करना है, तो अपने साथ वो सब तमाम नेता मिला लो। अभी बीएसपी के साथ भी सुना है आपकी बातचीत चली, या किसी वक्त पहले भी चली थी, हालांकि 2009 में भी चली थी, लेकिन समझा जा रहा है कि एक अलग फ्रंट तैयार किए जाने की तैयारी है। लेकिन उस फ्रंट में भी क्या आप लोग संजीदा हैं, गंभीर हैं इस बात को लेकर, या सबको यही लग रहा है कि जितनी सीटें विधायकों की जीत सके जीत लें, कल को जब पावर शेयरिंग और पावर इक्वेशंस को इफेक्ट करने की, इम्पैक्ट करने की बात होगी, तो अपना रोल वहां तक सीमित रहेगा? क्या पहली बात तो ये हमारा जल्दबाजी का या मौका परस्ती का अलायंस नहीं हुआ है विनोद जी का और मेरा, हमारा लाइक माइंडेड अलायंस हुआ है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देना चाहते हैं, स्वच्छ सरकार देना चाहते हैं। और विनोद जी ने खुद भी कहा भाई कुलदीप एक एबल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर का मुझे बनाने का आशीर्वाद उन्होंने दिया चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अम्बाला के अपने रैली के अंदर भी। तो लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे आते हैं तो सरकार तो विधायकों से बनेगी। अभी आपने कहा कि मैक्सिमम विधायक जीत सकें ताकि सरकार बना सकें, तो मैं जो करना चाहता हूं, जो मेरी विजन है एक उन्नत हरियाणा की, जो मेरे आधुनिक सोच है मेरी डेवलप करने की, हरियाणा को विकसित करने की, समान विकास, समान रोजगार वगैरह, वो तभी हो पाएगी जब मैं चीफ मिनिस्टर बन पाऊंगा। मेरे भाषणों से तो कुछ होने वाला नहीं है, या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ होने वाला नहीं। तो जब तक हमारे एमएलए बन के नहीं आएंगे तब तक हमारी सरकार नहीं बनी, तब तक सरकार नहीं बन सकती। सरकार नहीं बनेगी तो मैं अपना संकल्प है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से विनोद जी मेरे साथ हैं, या और हम पार्टी को किसी को जोड़ते भी हैं, तो हमारा एजेंडा वही रहेगा, जो सोच हमारी क्लियर है कि ईमानदार और जवाबदेह सरकार हम देंगे लोगों को। उस ऐसे लाइक माइंडेड लोग मेरे साथ को जुड़ना चाहता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी और पूरा सम्मान पूर्वक साथ जोड़ूंगा। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि आज भी समझती कि हरियाणा में जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें एक बहुत बड़े ऐसा हिस्सा है, वर्ग है, खास करके वैसी पार्टियां जिस तरीके की हरियाणा जनहित कांग्रेस या जनचेतना पार्टियां जो कि कांग्रेस की बी टीम कही जा सकती है, कांग्रेस से हताश होकर टूटे नेताओं की पार्टियां हैं। लोकदल का प्रचार अगर देखें तो वो कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई से लेकर विनोद शर्मा साहब ये तो कांग्रेस ही हैं, बेसिकली कांग्रेस के नेता जो अलग हो गए और उन्हीं की बी टीम है। तो जब इस तरीके के टैग लगते हैं कि, हालांकि मैं नहीं मानता कि आप कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कांग्रेस के टूटे हुए नेता है, अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है, गंभीर नहीं है। अगर गंभीरता से देखना है तो लोकदल है, बीजेपी जैसी कार्डर बेस्ड पार्टियों को आप वोट दीजिए या लीजिए, इस किस्म का प्रचार होता है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस से छोड़ के चौधरी देवीलाल जी भी आए थे, कांग्रेस ही थे पहले, तो वो भी बी टीम होगी इसका मतलब तो। लेकिन चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़े लीडर थे, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, वो बी टीम नहीं हो सकती किसी हालत में, ना हम बी टीम हो सकते हैं। अगर आज वाकई में किसी को कांग्रेस की और चौटाला की बी टीम कहा जा सकता है तो बीजेपी है, क्योंकि धड़ाधड़ उनके नेता अपने खुद के पास जब पार्लियामेंट में की कैंडिडेट नहीं थे 8 इनके पास, तो विधानसभा में 90 कहाँ से आ जाएंगे। तो धड़ाधड़ शामिल करी जा रहे हैं, कोई भ्रष्ट है, कोई गुंडा तत्व है, कोई किसी की छवि कुछ है नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो बी टीम अगर आज कहीं कहें चौटाला की कांग्रेस की तो बीजेपी है। तो लेकिन कुछ बड़े कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे को उन्होंने शामिल कराया, राविंद्रजीत पहले शामिल हो गए थे, धर्मवीर जैसे नेता शामिल होकर एमपी बन पाए हैं। तो लोगों ने इस प्रवृत्ति को, जिसको कि हम नेगेटिव मान रहे हैं, दल बदलने की प्रवृत्ति को, इसको रिस्पॉन्ड भी किया है लोगों ने। देखिए ऐसा है चौधरी, ऐसे नेताओं मैं जो एमपी बने हैं दोनों कांग्रेस पार्टी का, आपने जिनका नाम लिया, उनको मैं स्वार्थ के नेता कहना में कोई हिचक नहीं करूँगा, क्योंकि 9-9.5 साल इन्होंने मलाई खाई और फिर जाके कहीं सांसद बन के ऊपर आराम से मलाई खाने के लिए बैठ के, ये दुर्भाग्य है। जनता ने ऐसे लोगों को वोट दिया, लेकिन मैं अपनी गलती ही मानता हूँ। हमने ही वोट मांगे हैं लोगों के लिए कि भाई हमारे पे भरोसा करो, लेकिन वो गलती विधानसभा में दोहराऊंगा नहीं। और जहाँ तक चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की बात है, वो एक अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, लेकिन वो एक गलत पार्टी में गए हैं। मैं अगर मुझसे बात कर पाते वो, तो मैं निसंदेह उनको रोकता कि भारतीय जनता पार्टी में भीड़ें हो रखी हैं, इतनी भीड़ों में सब भीड़ हो जाओगे। आपका जो कद है, जो आपकी सीनियरिटी है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो इनके शेडो के नीचे दबके रह जाएंगी। और वही हो रहा है। बीरेंद्र सिंह जी, मैं समझता हूँ अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुखी होंगे। और इस चुनावों में आप अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को कितनी सीटों पर निर्णायक मानते हैं? देखिए, हम 90 सीटों पर आप लड़ना चाहते हैं इस अलायंस के साथ, कोई सीट शेयरिंग अभी फार्मूला वगैरह अभी प्लान आउट हुआ है? और हमारा, हम क्लीन स्वीप करेंगे जो मैं समझ, अगर मैं लोगों को, जिसे मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा
कि अगर हम लोगों को एजुकेट करने में कामयाब हुए कि ईमानदार आदमी का साथ दो, तो जो 1987 में चौधरी देवीलाल जी की आंधी आई थी, उसे बेहतर परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं, जब लोगों को अगर अच्छा विकल्प हम दे पाए तो। और 90 सीटें तो मैंने 2009 में लड़ी, जब पार्टी बने मेरे 1 साल हुआ था, तब भी हमने चुनाव लड़ा था। तो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी इस बार स्वीप करेगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, ताकि और लोगों से मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मेजॉरिटी क्लीन दें, ताकि मैं जो हरियाणा को देना चाहता हूँ, जो बढ़िया काम करना चाहता हूँ, वो तभी कर पाऊँगा जब मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो। इसलिए हमारी पार्टी को क्लीन मेजॉरिटी से जिता के भेजें। और अगर एक त्रिशंकु विधानसभा हम देखते हैं जिसकी संभावना रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत एक मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपका ज्यादा लाइकली पार्टनर कौन हो सकता है? कौन सी पार्टियां जिनको थोड़ा सा ज्यादा करीब मानते हैं जाहिर तौर पर? हालांकि लोकदल है, बीजेपी है, कांग्रेस, 3 अलग खेमे हैं, आपका एक चौथा अलग फ्रंट है, तो इन तीनों में से कौन आपको ज्यादा ऐसा पार्टनर नजर आता है जिसको कि कल समर्थन लेने या उसको समर्थन देने की बात आए तो आप उनको ज्यादा तरजीह दे सकते हैं? देखिए, मैं किसी हालत में इस बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जनता हमें पूर्ण बहुमत नहीं देगी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मेरा किसके साथ हाइपोथेटिकल जाऊंगा। क्वेश्चन है। और मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट तो निस्संदेह आपकी बात सही है कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है इस बार, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आज का वोटर, आज का आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। वो समझ सकता है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो कल को ब्लैकमेलिंग शुरू होगी। जब ब्लैकमेलिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसमें कोई भी मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर पाता है। और अगर हम आज के बदलाव के युग में, अगर हम बदलाव के आदमियों को, बदलाव की राजनीति को, अच्छे लोगों को आगे लेकर नहीं आएंगे, तो फिर वो स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स चलेगी। वही ज़मीनों पे कब्जे, वही मकानों पे कब्जे, वही पैसे लेके नौकरियां देनी, या वही CLU घोटाले करने, या मौका परस्ती करनी, तो वही काम चलते रहेंगे और हरियाणा पिछड़ता रहेगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस की भूमिका, हालांकि आपने जो अभी अपना जवाब दिया उसी में मुझे थोड़ी सी डिफेंस नजर आएगी कि अगर आप मैंडेट सही नहीं देते हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री सीधे तरीके से काम नहीं कर सकता। इस लिहाज से अगर मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2009 के नतीजों के लिहाज से जो उन्होंने जोड़ तोड़ किया या जैसा भी तिगड़म लगाया और उसके बाद सरकार को 5 साल चला के दिखाया, तो अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जस्टिफाई, हालांकि मैं इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं मानता कि दल बदल कानून को तोड़ा जाए, देश की मर्यादा, संविधान का वो पालन ना करें। लेकिन आज ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी की कोई ऐसी मुलाकात हुई जिसको मुख्यमंत्री ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नकारा तक नहीं। तो क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है बीजेपी से इन रिश्तों में खटास के बाद कि कांग्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है? हुड्डा साहब से मुलाकात वगैरह की आपकी बातें कहां तक? देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बिल्कुल नहीं मिला हूँ, ना आज मिला हूँ, ना अगले 7 जन्म तक मिल सकता हूँ। ये मैंने कैटेगोरिकली कई बार भी कहा है। और हुड्डा साहब का मुझे नहीं पता उन्होंने बोला है नहीं बोला है, पर दीपेंद्र हुड्डा का मैंने अवश्य बयान पढ़ा था कि मुझे ये एक जोक लगता है कि कुलदीप जी और मेरे फादर मिले हों। तो उन्होंने भी डिनाई किया, मैंने भी डिनाई किया, और ये फैक्ट भी है। और मैं बड़ा बेबाक आदमी हूँ, अगर मिला होता तो मेरे को किसी डर नहीं है। मैं कह सकता था कि किसी कारण से मिला हूँ, या सीट शेयरिंग में मिला हूँ, या किसी चीज़ के लिए मिला हूँ। स्वच्छ आदमी, साफ आदमी, क्लियर बात करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से न मेरी आज मुलाकात हुई है और ना आगे कभी मुलाकात हो सकती है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर उनको आपको उनकी जरूरत पड़ती है कल में तो आपस में हाथ मिल सकता है? क्योंकि आप हैं तो परिवार तो पुराना कांग्रेस का परिवार ही है कहीं ना कहीं। मेरा परिवार हरियाणा की जनता है और मैं हॉर्स ट्रेडिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। इसलिए मैं जनता को एजुकेट करूंगा कि क्लीन मेजॉरिटी दें, ताकि कुलदीप बिश्नोई बहुत कुछ करके दिखा सके आप हरियाणा की जनता और उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। और कितनी सीटों पर, आप तो क्लीन स्वीप की तैयारी में है, लेकिन आपका गठबंधन इस पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है? मैं हजका के उम्मीदवारों को उतारने की बात पूछ रहा हूं, वो नंबर पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, विल इट बी 90, विल इट बी 60, विल इट बी 45 विद जनचेतना पार्टी? और क्या कोई तीसरी पार्टी या तीसरे गठबंधन के इसमें आने की संभावना? बीएसपी, अरविंद शर्मा भी उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आए, तो क्या वैसा कोई महागठबंधन का भी? देखिए, अभी कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल होगा गठबंधन, महागठबंधन के बारे में। इतना ही कह सकता हूँ कि हमने 2009 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, हमने 90 के 90 कैंडिडेट फील्ड मैदान में उतारे, एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। तो 89 पे हमने चुनाव उस वक्त भी लड़ा था। तो आज मेरे पास सभी 90 हलकों में 4 से ज़्यादा उम्मीदवार आज भी हैं। मुझे किसको टिकट दूँ उसमें दिक्कत हो रही है कि मेरे घर के बाहर लोग सारा दिन खड़े रहते हैं कि हमारा कैंडिडेट, हमारा को टिकट दो, हमारे को टिकट दो। लेकिन क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है, विनोद जी की हमारा गठबंधन हुआ है, तो हमारा विनेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। हमारा इच्छा ये नहीं कि भाई तू 2 सीट ले ले, मैं 5 ले लूँ, वो स्वार्थ का काम नहीं है। हमारी विनेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। जिसकी पार्टी के पास विनेबल कैंडिडेट होंगे, हिताऊ उम्मीदवार होंगे, साफ छवि के उम्मीदवार होंगे, उन्हीं को हम टिकट देंगे ताकि अच्छी सरकार दे सकें। चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और आपकी पार्टी, आपकी सोच, उम्मीद करेंगे हमारे दर्शकों तक उसी नज़रिए से पहुंच पाई है जिस नज़रिए से आप भी चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक पर्सपेक्टिव खोले और शायद आज हम आपकी इस बातचीत से इस मकसद में कामयाब रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए।